डॉक्टर कुमार गौरव जी को कि कृपया अपने महत्वपूर्ण विचारों को बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। शुक्रिया मैम। सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित विद्वतजन, शोधार्थी, मीडिया बंधु, सर्वप्रथम मैं इस महाविद्यालय परिवार के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर विकास कुमार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे आदिवासी और जनजाति, जिसे कहा जाए आदिवासी या जनजातियों पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यहाँ बोलना बहुत दुरूह के साथ जोखिम भरा कार्य है। इसकी मुख्य वजह यह है कि मेरे गुरुजन भी यहाँ उपस्थित है, मंच पर भी हैं और मंच से बाहर ऐसे दर्शक के तौर पर बैठे हुए भी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैं अपनी कुछ बातें अपने अनुभव के आधार पर रखना चाहता हूँ। अपने नागालैंड विश्वविद्यालय में जब मैं प्राध्यापक था, लगभग 4-5 सालों का जो मेरा जीवन अनुभव है, जो यात्रा है, उस यात्रा में मैंने जो ट्राइबल सोसाइटी या आदिवासी समाज को समझा है, आदिवासी समाज को जाना है, उसे मैंने महसूस किया है, वही बातें कुछ रखूंगा। बहुत ही ज्ञानार्जन वाली बातें नहीं होगी, तथ्यात्मक बातें नहीं होगी, लेकिन कुछ बातें निकल कर आएगी जो मुझे लगता है कि बहुत बेहद जरूरी है एक लिटरेरी पर्सन के तौर पर। क्योंकि आदिवासी समाज को जानने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको संवेदनशील बनने की जरूरत है, उसके बाद डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट उसके बाद की चीज है। सबसे पहले जब भी हम डेवलपमेंट की भी बात करें आदिवासी समाज को लेकर, तो डेवलपमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर उन्हें हम रेखांकित न करें, उसके लिमिटेशंस को न बांधे, बल्कि संस्कृति की एक विकासमान परंपरा है। उस विकासमान परंपरा के माध्यम से हम उनके डेवलपमेंट के जो पैरामीटर है उसको खींचने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, तो हम आदिवासी समाज को बेहतर तरीके से जान समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके बारे में, उनके जीवन के स्तर को सुधार करने के लिए, उसके जीवन के स्तर को उन्नयन करने के लिए कुछ मूलभूत संरचनाएं बना सकते हैं। अन्यथा यह सभी बातें करना बेईमानी सी है। क्योंकि और दूसरी बात एक है कि सभी आदिवासी समाज, जो भी आदिवासी समाज, भारत का जो समाज है, वह उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अलग अलग है। तो किसी एक तरह के यूनिवर्सल डेवलपमेंट मेथड के माध्यम से उनके पूरे कल्चरल आइडेंटिटी या पूरे समाज के डेवलपमेंट के बारे में हम बात नहीं कर सकते। यदि नागालैंड के समाज के बारे में बातचीत करना है, तो नागालैंड के जो पूरे टोपोग्राफी है, उनका जो पूरा पर्सपेक्टिव है, वो डिफरेंट है, मणिपुर का डिफरेंट है, अगरतला त्रिपुरा का डिफरेंट है। तो हर समाज, हर आदिवासी समाज के बारे में जो बात की जाती है, तो उसके आधार पर करेंगे। हम दिल्ली में बैठकर एक पूरा डेवलपमेंट का मॉडल लगातार इम्पोज करते हैं उन पे। हमें लगता है कि हम बहुत शिक्षित हैं, सभ्य हैं, हमें उन्हें सिखाने जाना है। मुझे लगता है कि सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे सीखना बहुत कुछ है। उनके जीवन प्रक्रिया के भीतर की जो संवेदनशीलता है, वह सीखने की जरूरत है। एक और अच्छी चीज है जो हमने उन पे इम्पोज किया है, वो है कि उनके भीतर, उनके जीवन पद्धति में धन उपार्जित करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, संचय करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। लगभग पूरे भारतीय आदिवासी समाज की मूलभूत विशेषता है। और हम लोगों ने, खासकर हम अपने आप को बुद्धिजीवी तरह के लोगों ने जाकर नागालैंड और आदिवासी समाज में जाकर उनके भीतर यह जो दुर्गुण है उसको इम्पोज कर दिया है। तो उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी, उनके पूरे जीवन प्रक्रिया में कुछ भी सरल सहज नहीं है। वह कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ वह सहजता से जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जीवन उनका बहुत कष्टकारी है। बहुत तरह के प्रॉब्लम्स के साथ, जो हमारा सब्जेक्ट है चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, तो बहुत तरह के सब्जेक्ट के साथ वह लगातार जूझ रहे हैं। हमें उससे निकालने की जरूरत है। मैं विशेष तौर पर नागालैंड समाज की मूलभूत बातों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा।
सबसे पहले नागालैंड के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत तरह के परसेप्शन के आधार पर हम नागालैंड समाज के और नागालैंड जनजातीय समाज के बारे में बात करते हैं। नागालैंड के बारे में जहां भी बात होगी तो कहेंगे वो कुत्ता खाने वाले लोग हैं ना। तो यह बड़ा दुख होता है। मैं नागालैंड में 5 साल रहा हूँ, कुत्ता खाना या क्या खाना यह उनका पर्सनल आइडेंटिटी हो सकता है। हम उस आधार पर नागा समाज को परिभाषित न करें। बहुत ही सत्य संवेदनशील है। नागालैंड कोई जनजाति नहीं, वो लगभग 17 मेजर ट्राइब्स वहाँ रहते हैं और 13-14 माइनर ट्राइब्स वहाँ रहते हैं। वो जो राजमहल का एक्सटेंशन है जिसमें नागा मिजो हिल्स है, उसमें पूरी जो नागा हिल्स पर रहने वाली जितनी जनजातियां हैं उसको नागा जनजाति कहते हैं। वह नागालैंड में भी है। जेलियांग की जब बात करते हैं तो आसाम में भी उसका विस्तार है। नागालैंड में मुख्य उसका जगह है, लेकिन आसाम में भी विस्तार है उसका, मणिपुर में विस्तार है। तो उस समाज को जानने के लिए हम लगातार करते हैं कि नागा जनजाति, नागा नाम की कोई जनजाति नहीं, न उनकी उस तरह की कोई भाषा है। जरूर वो क्रियोल भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे हम नागामीज कहते हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया और असामीज का और बंगाली का मिक्सचर एक क्रियोल वो भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उस आधार पर उनके समाज को बचाने के लिए, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए उनकी भाषा को संरक्षित करना, संवर्धित करना सबसे जरूरी है। क्योंकि जब तक भाषाएं जीवित नहीं रहेगी उनकी, और जो पूरा नागा समाज है वह उनके साथ एक अच्छी चीज है क्योंकि जो भी उनके नागा जनजाति है, यदि आओ है तो उनकी भाषा या बोली जो है उसे आओ कहते हैं। यह बहुत कम देखने को मिलता है। पूरे भारतीय आदिवासी समाज, जो समाज का नाम है वही उनकी बोली का भी नाम है। जेलियांग है, उसी तरह अंगामी है तो अंगामी है, उसमें डिफरेंट उनके टोन्स हैं, अलग टोन्स हैं, लेकिन अंगामी एक मैच करता है नागा जनजातियों के साथ। तो उससे हमें अलग होने की जरूरत है। उनके डेवलपमेंट की जब बात करेंगे हम तो 2-3 बातें मुख्य रूप से बताने की जरूरत है, क्योंकि पूरे टोपोग्राफी के बेसिस पे हम उसके डेवलपमेंट के पैरामीटर्स बना सकते हैं। वह टोपोग्राफी क्या है, यदि नागालैंड के संदर्भ में बातचीत की जाए तो उनकी पूरा जो टोपोग्राफी है तो वहाँ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही ज्यादा है। अब उन्हें समृद्ध करने के लिए मॉल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उन्हें समृद्ध करने के लिए उनकी जो प्रकृति प्रदत्त जो उत्पाद है, बांस वहाँ बहुतायत मात्रा में बांस के डिफरेंट वैरायटीज नागालैंड में पाए जाते हैं। तो वह कैसे समृद्ध होंगे? बांस से बने हुए जो टोकरियां हैं, बंबू शीट से बने हुए जो प्लेट है, उस प्लेट को स्मॉल लेवल पर, बड़े लेवल पर भी उसको कहा जाए, उसको यदि इंपोर्ट किया जाए बाहर, वहाँ के जो कारीगर हैं उनको ट्रेंड करके उसको इंपोर्ट किया जाए बाहर, तो वह समाज खुद ब खुद वह सक्षम और परिवर्तनकारी एक नए तरह के समाज बन के आएगा। दूसरी बात है कि नागालैंड का जो पूरा पैटर्न है बहुत ही एजुकेटेड है। लिटरेसी रेट लगभग 98% के आसपास वाला लिटरेसी रेट है। लेकिन अब हम पूरे नागा समाज या किसी भी जनजातीय समाज की पूरी अस्मिता मूलक जो विमर्श है उससे उसको हम खारिज करते जा रहे हैं। उसकी बहुत जरूरी इस बात को लेकर है कि हम उसकी अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उसको विस्थापित कर रहे हैं। कैसे? उसमें 2 तरह के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है और दोनों धार्मिक संस्थाएं हैं। मैं इस मन से कह सकता हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 बड़े धार्मिक संस्थाएं जो धर्म के आड़ में उनको एक तरफ एक अलग आइडेंटिटी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरफ एक अलग आइडेंटिटी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह आइडेंटिटी के साथ जोड़ने की जो एक कोशिश है, कवायद है, वह इसलिए है कि उनकी भाषाएं सबसे पहले मर जाए, क्योंकि भाषा संस्कृति एक अमूर्त चीज है और भाषा उसे मूर्त आकार प्रदान करती है। और जब तक उनकी भाषाएं जीवित होगी तब तक हम किसी भी जनजातीय समाज को संरक्षित, उसकी आइडेंटिटी को संरक्षित नहीं कर सकते। और जब तक किसी भी जनजातीय समाज की आइडेंटिटी को संरक्षित नहीं करेंगे तब तक हम डेवलपमेंट के जितने पैमाने बना ले, जितने टूल्स बना ले, कभी भी वह समाज अपनी मूलभूत जरूरतों के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। हम उसे एक अलग फॉर्म में जरूर डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों जो धार्मिक संस्थाएं अपने तरह से वो कार्य कर रही है, उनकी जो प्रकृति प्रदत्त जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उसके साथ उसे काटना चाह रही है। क्योंकि अब जो चीजें हैं
आपके मूल में जो चीजें हैं, जिस बांस की टोकरियों की बात किया, जिस वह जो भी उनके आभूषण है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यह है कि बाजार, इसमें यह तो धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ बाजार का बहुत बड़ा दबाव है। बाजार लगातार उसको लीलने का काम कर रहा है, उसे खत्म करने का काम कर रहा है। इसलिए खत्म करने का काम कर रहा है कि जब तक आप बाजार में उपभोग की वस्तु नहीं बनेंगे तब तक बाजार अपना काम नहीं चला सकता है। जब तक वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ जुड़े रहेंगे तब तक वह अपने वेशभूषा और अपने रीति रिवाज, अपने रिचुअल्स के साथ जुड़े रहेंगे, और जब तक वो अपने रिचुअल्स के साथ जुड़े रहेंगे तब तक बाजार की जितने आइटम्स है उसको प्रोडक्ट के तौर पर उनकी अपनी खान पान है, उनकी अपनी जीवन पद्धति है। तो उस जीवन पद्धति से काटने के लिए इस तरह के लगातार हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वह जो धार्मिक संस्थाएं हैं उससे भी फंडिंग करने वाला बाजार भी है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वह शिक्षा के नाम पर उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, वो डिफरेंट डायमेंशन में उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि किसी भी जो जनजातीय समाज है उसको सुरक्षित और संरक्षित और उसको डेवलपमेंट करने के लिए उनके भीतर के, उनके जीवन के जो प्रतीक हैं, उनके जीवन के जो मूल्य हैं, उसको बचाए रखने की जरूरत है। और खासकर नागालैंड की जो बात करें तो उनके लोकगीत हैं, उनके लोक साहित्य है, उसके माध्यम से भी उनके जीवन को, उनके जीवन स्तर को हम सुधार सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि एक बात और है कि नागालैंड की बात होती है और नागालैंड के बाद आतंकवादी की बात होने लगती है। तो नागालैंड की जो जनजाति है उनके जब लोक साहित्य को आप पढ़ेंगे तो उसमें उस दर्द की अनुभूति होगी। एक बड़ा ट्राइब से बहुत वहाँ का सबसे लिटरेट मतलब सबसे शिक्षित जनजाति है, उस ट्राइब्स के एक कहानी जो लेखक उनकी नाम मैं भूल रहा हूँ, या तो आउट अंक का है, तो तिमसुला, हाँ, उनकी एक कहानी है। उस कहानी का मर्म मैं बता रहा हूँ कि एक लड़का जो विस्थापन करता है वहां से, नागालैंड से बाहर दिल्ली की तरफ बढ़ता है, और दिल्ली में बैठकर जो दिल्ली के लोग होते हैं, चाहे किसी भी शहर में बैठकर वहां के जो लोग होते हैं उन्हें एक अलग नजरों से देखते हैं, एक अलग नजरों से देखते हैं। और फिर वो दिल्ली से वापस अपने वतन पर आता है, अपने जगह पर लौटता है, तो उसे वह महसूस करता है कि फिर से अपने वह समाज से कट गया है। तो एक तरफ उसे दिल्ली वह जिस डेवलपमेंट मॉडल की बात कर, जिसकी चर्चा प्रोफेसर आनंद कुमार ने बड़ी बेहतरीन ढंग से की कि हमें दिल्ली बनाना है, पूरे देश को दूसरी दिल्ली बनाना है, दूसरी जल पीना है, या नागालैंड को नागालैंड की आइडेंटिटी के साथ छोड़ना है। तो जब लौटता है तो वह दर्द होता है कि उसे आतंकवादी के तौर पर देखा जाता है। जिस आस्था कानून की बात हम लगातार करते हैं उसमें भी उसको जेल में डाल दिया जाता है। वह लगातार कोशिश करता है कि कहता है कि मैं निरपराध, मेरा कोई अपराध नहीं है, किसी तरह की इस तरह की एक्टिविटी के साथ मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, फिर भी उसे जेल में लगातार प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन लास्ट में कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या समझाने की कोशिश की है, अंतिम में भी वह उसे जो कुछ उग्रवादी संगठन उसे अपना हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मानता नहीं, कहता है कि नहीं, मैं इस जेल में यातना के साथ मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन हम उग्रवादी नहीं बनना चाहते हैं। तो यह उनकी मूल है, उसकी चिंता है, मूल चिंता है। उस चिंता के साथ उन्हें देखने की जरूरत है, नहीं तो फिर हम बातें करते रह जाएंगे, बहुत तरह की बातें करेंगे, लेकिन कुछ उसका अर्थ, उसके संदर्भ, उस जनजातियों का कोई संदर्भ हमें सामने निकल कर नहीं आएंगे। तो इसी तरह की बहुत सी बातें हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, जैसा कि मैडम कही है, बहुत सी बातें भी बच गई है, लेकिन फिर कहीं मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात और बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक लास्ट एक स्वाहिली लेखक रहे हैं, उनको बुकर अवार्ड मिला है, उन्होंने पूरे डंस को किस तरीके से समझाने की कोशिश की, उस माध्यम से अपनी बात अंतिम समाप्त करता हूँ। वह कहते हैं कि जब तक हम या अंग्रेज हमारे पास नहीं आए तब तक हमारे पास खाने के लिए अपनी खान पान की अपनी एक पद्धति थी, एक जीवन पद्धति थी, अपनी एक वेशभूषा थी, सब कुछ अपना था, एक सभ्यता। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए हमारे हाथ में केवल अंग्रेजी उन्होंने दी, और अब अपना कहने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बेहद एक त्रासद आत्महीनता के दौर से गुजर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से हमें उस त्रासदहीनता के दौर में गुजरने की जरूरत नहीं है और कोशिश करना चाहिए उस समाज के साथ एकाकीकार होकर हम उस समाज के उन्नयन, उसके संवर्धन, उसके डेवलपमेंट के मॉडल को अपनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुमार वरुण। यद्यपि आप छपरा विश्वविद्यालय में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन आपने बहुत ही सार्वजनिक रूप से जो अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए, वास्तव में आपने उसी परंपरा का निर्वाह किया है जिसको कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। और शायद आपको भी 1 घंटे और भी दिया जाए तो आपके पास उसके पास ज्यादा ही है। तो बहुत ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस दृष्टता के लिए अपनी, लेकिन हम लोग बहुत ऑलरेडी हमारा समय सेशन 12 बजे था और हम लोग बहुत लेट शुरू कर पाए हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ एक बहुत ही कुशल